हेलो एवरीवन, ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 4 क्लास 8 का। ठीक है, क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 4 आदिवासी, दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। देखिए, अब तक हम लोग भारत में किस तरह से ब्रिटेन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई और किस तरह से इतने बड़े साम्राज्य का वो शासक बन गया, और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से वो अपना जो कि है काम किया, किस तरह से वो शासन चलाया, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज इसके बाद हम लोग एक आदिवासी, दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना जो की है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह है चैप्टर 4। देखिए, अगर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, अगर सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैप्टर खासतौर पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आता है और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना चैप्टर 4। चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 1895 में बिरसा नामक एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। देखिए, बिरसा मुंडा एक बहुत ही नामी हस्ती है झारखंड के, जो कि छोटा नागपुर के एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लोग कहते थे कि उनके पास एक चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारे बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था, ऐसा लोगों का मानना था। ठीक है, बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों को रक्षा, उनको दिक्कुओं यानी कि बाहरी लोग, दिक्कुआ मतलब होता है बाहरी लोग, ये टर्म याद रखना कि दिक्कू मतलब आदिवासी में जो टर्म होता है, ये इसका मतलब होता है बाहरी लोग, आउटर साइड। ठीक है, कि गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वो उसे भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है, ऐसा लोगों को यकीन हो चला था। इसके आपका बात यहाँ पे इसके आगे आपको बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया है। देखिए, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक क्या है? जनजाति है। याद रखिएगा, मुंडा एक जनजाति है जो कि छोटा नागपुर में रहता है या छोटा नागपुर के आसपास पाया जाता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल भी एक जनजाति है और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। अब उसके बाद बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दिक्कू कहा जा रहा था? वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में हम लोग आगे विचार करेंगे। ठीक है, तो इन लोग यही सवाल लेके हम लोग आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए, पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था, यानी क्लास 7 में। ज़्यादातर काबिलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी, क्योंकि वो इस एक दूसरे से लिंक नहीं थे, इसलिए उनका बिल्कुल जो कल्चर था वो बिल्कुल डिफरेंट था। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। देखिए, आदिवासी के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि आदिवासी समूह किस तरह से जीते थे, यानी कि जीवन यापन के लिए वो क्या क्या करते थे, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। अब जैसे कुछ झूम खेती करते थे। अब आइए, झूम खेती क्या होता है इसके बारे में देखते हैं और किस तरह से करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती को घुमंतु खेती को कहा जाता है।
इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन पर धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होता था जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। एक कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरद देते थे, यानी कि जुताई करते थे। एक तरह से वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाता था तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी। यानी इस तरह से जो खेती करता हो घुमंतु खेती यानी झूम खेती कहलाता है। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इस आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक आवाजाही, फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों का इस्तेमाल पर आधारित थे। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे। यहाँ पे दिखाया गया पर्ती का मतलब आपको बताया गया। पर्ती का मतलब क्या है? साल एक पेड़ का नाम है। महुआ भी एक फूल जिसे खाया जाता है। यह शराब बनाने के लिए काम करता है, एक पेड़ से होता है। ये भी आपको मिलता है। देखिए उसके बाद कृषि के बाद घुमंतु कृषि के बाद क्या है? कुछ शिकारी और संग्राहक थे। कुछ आदिवासी लोग शिकार करते थे, शिकार पर ही निर्भर करते थे। देखिए इसे बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और अन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोण जो है वो जनजाति उड़ीसा के जंगलों में पाई जाती थी। समुदाय इसी तरह का समुदाय था। उसके बाद इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारे जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और उसके बाद जड़ी बूटी का इस्तेमाल और जंगलों में इकट्ठा हुए चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब वे स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को चमड़े के तिरंगाई, कुसुम और प्लास की जो भी जरूरत पड़ती थी तो ये आदिवासी समूह के लोगों को ही संपर्क करते थे। तो इस तरह से इनका जो रोजगार है वो जंगल से ही आपको मिलता था। तब उसके बाद इस सब चीज़ों के लिए एक समुदाय खोड़ को समुदाय से संपर्क किया जाता था। तो अब सवाल है कि ये जो जनजाति थे, जो खोड़ जो या को भी आदिवासी जनजाति थे, उसको खाने के लिए चावल या अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? क्योंकि वो लोग शिकार के पे निर्भर करते थे सारा चीज़। तो उसको खाने के लिए चावल या कोई भी अनाज कहाँ से मिलता है? देखिए कई बार तो चीज़ों का अदला बदली करते थे, मतलब क्रय विक्रय प्रणाली, जिसमें कि यानी कि आपको सामान के बदले सामान मिलता था। जैसे जड़ी बूटी उधर से लाया दे दिया, उसके बदले में अनाज वापस में वो लेके चला गया था। ठीक है, तो इस तरह से वो कई बार काम चलाते थे। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपने मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। अब उसके पास मुट्ठी भर आमदनी आता कहाँ से था? तो वो जंगलों को लकड़ियों थे वो काट के मार्केट में बेचता था, या जड़ी बूटी को ही बाहर जाके मार्केट में बेचता था। उससे वो कुछ इनकम जनरेट कर लेता था, जिसको वो अनाज के रूप में खरीदने के लिए वो उसका उपयोग करता था। आमदनी का सहारा लेना पड़ता। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ उठाता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पादन कम पड़ जाने थे तो आदिवासी को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत में बैगा औरों के काम करने में से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। वे केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए क्या था? एक तरह से अपमान का काम था। ठीक है, बैगाओं के लिए एक तरह से ये अपमान का काम था, इसलिए वो किसी दूसरे का काम करते नहीं थे।
अब जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करने पड़ते थे। उस इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीब में धकेल दिया। लिहाजा हुए महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों के जड़ मानने लग गए थे, क्योंकि ये जो फसाद था उसका जड़ कौन था? वही व्यापारी और जो सूदखोर था, जो सूद लेता था, जो महाजन था वो था, क्योंकि इसी से भारी परेशानी इन्हें होती थी। देखिए कुछ आदिवासी जो थे वो जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वो चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों को रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। देखिए जिस मौसम में जो घास फूस होता था उस तरफ जाते थे, फिर वहाँ से अगर घास खत्म फिर दूसरी तरफ आप अपने आप कन्वर्ट हो जाते थे। जब एक तरफ घास खत्म हो जाती थी तो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले बन गुज्जर, आंध्र प्रदेश में लवाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय लोग गड़ेरिया थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास के इस पाठ्यपुस्तक में इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए देखिए आगे शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेत में जाने का वक्त वो कब कब होता था वो देख लीजिए। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों को किस काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती है। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों को बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी बेरियर एल्विन ने 1930 और 40 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोड़ समुदाय के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बारे में समझा जा सकता था। देखिए वो क्या लिखते थे, वो लिखते थे चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खोचे खुट्टों को काटने जाते थे। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागों, इमली और मशरूम, जिसको भी बोलते हैं कुकुरमुत्ता आदि फल बीनकर लाते थे। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करते थे या महुआ के बीज इकट्ठा करते थे। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अध जली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियां लगती थी और कार्तिक कुटली में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गान और शादियां भी पूस के महीने में होती थी। माघ में पुरुष ने बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार चीज़ों को संग्रह की जाने की मुख्य गतिविधियां होती थी। अब यह जो चक्र है वो सालों भर चलते रहता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलें की ही बुआई कटाई होते थे, क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल वे भोजन के लिए वन उत्पादकों की जरूरत आने की लगती थी। तो यह पुस्तक जो है वो लिया गया है बेरियम एल्विन द्वारा लिखित बैगा के लिए। ठीक है, ये आकर्षक रचना नोट्स ऑन द खोड्स बेरियल एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय पुस्तकालय पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ लोग जो थे एक जगह खेती करते थे। देखिए 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करते थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुछ के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था।
जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था, लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुछ कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और कुछ बाकी उनके अनुयायी होते थे जो ताकतवर होते थे। वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे, जिस तरह से अभी भी होता है। देखिए, ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों की जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। उसके बाद आपका आता है औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ इसके बदलाव को हम आगे देखते हैं किस तरह से ये बदला है। देखिए, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेज के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उसके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उसकी शासकीय शक्तियां छीन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उसके पास तो ताकत थी, अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए थे। तो इस तरह से ये अंग्रेज के आने से ये काफ़ी बदलाव होना शुरू हो गया था। देखिए, उसके बाद घुमंतू जो काश्तकारों था उसका क्या हुआ। देखिए, ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वो चाहते थे कि जो भी आदिवासी है वो स्थानीय रूप से एक जगह रहे, वो यही चाहते थे और खेती करें। देखिए, अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदारी घोषित कर दिया। जैसा कि आप देख चुके हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामिकों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। अगर देखिए, झूम काश्तकारों की अस्थायी रूप से बसाने और अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों को मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छे उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उसकी बात माननी पड़ी और ऐसे काबिलों और घुमंतू खेती को क्या कर देगा, लास्ट में यहाँ पे छूट दे दिया गया था फाइनली। आगे देखिए, वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूह का जंगल से जुड़ा होता था, अथवा कानूनों के बदलाव के लिए जीवन उनका था वो बिल्कुल बदल चुका था। चलिए देखिए, इस तरह से आने की जो जनजाति थे, जो आदिवासी थे, उसके जीवन पर काफ़ी असर पड़ा अंग्रेजों के नए कानूनों से। देखिए, अंग्रेजों ने सारे जंगल को अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरती के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह
रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ता था, क्योंकि जंगल में जाने की इजाज़त जो था उस एरिया में नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो लकड़ी इकट्ठा होते थे वो उसका आपसे क्या करते थे, उस लकड़ी का खासतौर पे जंगल का लकड़ी था वो बहुत कीमती लकड़ी होता था, जिसको ट्रेड का व्यापार करते थे। तो इस तरह से वो उस जंगल को आदिवासी के जाने का बिल्कुल मना कर दिया, किसी को वहाँ जाने की अनुमति नहीं दिया, इसलिए वहाँ के जो लोग थे आदिवासी लोग वो कहीं और चले गए। देखिए, जैसे ही अंग्रेज ने जंगलों के भीतर आदिवासियों को रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने, लकड़ी को एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए, क्योंकि जो लोकल लोग थे वो तो वहाँ से चल गए, क्योंकि वहाँ उसको तो कुछ मिल नहीं रहा था वहाँ से। देखिए, इस तरह से औपनिवेश अधिकारियों से इनका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वाले को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगल को देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा लिया, यानी वन में ही गांव बसा लिया, लोगों को छोटी छोटी ज़मीन दे दी ताकि वन का भी हिफाजत हो सके और जो मजदूर है उसकी भी कमी ना पड़े। आगे देखिए, एक लेख है जिसमें आपका है अंग्रेज के इस देश में जीना कितना कठिन है। देखिए, 1930 के दशक में बेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन इन लोगों को रीति रिवाज, इनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं को बहुत सारे गीत इकट्ठे किए, जिनमें से इस बात का शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, जीना कितना मुश्किल है। ये आपको यहाँ पे देखिएगा एक लेख है और एक कविता की तरह है, एक सॉन्ग है, वो आप यहाँ पे दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे है कि बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हें 3 तरीकों से चलते रहे जिन्हें अपने से तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में संग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुए वन सत्याग्रह इसी पर विद्रोह थे। याद करना इस डेट को, इस एरिया को याद करना खास तौर पे। 1906 में संग्राम संगमा द्वारा असम, संगमा जो था वो असम से रिलेटेड है, ठीक है। 1930 में भी वन सत्याग्रह हुआ था, तो इसको आप ध्यान से नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद देखिए व्यापार की समस्या किस तरह से थी। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने के लिए आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए हम रेशम के उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनमें कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोष, सॉरी इसका देख लीजिए, हाँ हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे थे हम लोग, उनमें से कृमि कोष 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। देखिए कितना मुनाफा आने की उससे कमाया जाता था, 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। अब इसके बीच निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, क्योंकि ये सस्ते रेट में तो खरीदते थे लेकिन बाहर जाकर बहुत ज़्यादा उससे मुनाफा कमा लेते थे। इस कारण से उसका जो है वो एक तरह से दुश्मन की तरह वो लोग मानने लगे थे व्यापारियों को।
यहाँ पे एक दृश्य है जो कि आपको दिखा रहा है बिहार के कोयला खनिज 1948। देखिए अब कि झारखंड हो गया, इसके पहले बिहार था उस समय। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिज आदिवासी थे। अंधेरी और दम घोटू खदानों को गहराई से काम करना न केवल शरीर का तोड़ना था बल्कि यह खतरनाक था। यह अक्सर समूचे जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश के कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। तीसरा से काम की तलाश में क्या करते थे आदिवासी लोग। देखिए काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासी की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर में ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इस लोगों को ठेकेदार का मार्फत भर्ती किया गया था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उसके पास भी घर लौटने नहीं देते थे, ज़बरदस्ती काम करवाते थे। अब उसके बाद नज़दीक से देखने पर देखिए 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारिक व महाजनों द्वारा दिए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में बर्ली विद्रोह हुआ। अब इस डेट को एक बार आप बिल्कुल ध्यान से देख लो, ठीक है। अब इसको देख लो, चलो फिर से करते हैं। देखो 1831 से 32 कोल आदिवासियों ने 1855 में संथालों में बगावत करी। संथालों विद्रोह किया 1855 में। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह इसको बोलते हैं। बस्तर विद्रोह हुआ था कहाँ? मध्य भारत 1910 में, ठीक है। 1940 में महाराष्ट्र में बर्ली विद्रोह। इस सभी डेट को आप आराम से नोट कर लो कहीं पे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो इसी तरह का विद्रोह भी था। देखिए और यहाँ पे आगे हम लोग एक बहुत ही अच्छे सख्त बहुत ही एक तरह से आदिवासियों के लिए बहुत बड़े सख्त बिरसा मुंडा के बारे में आगे देखते हैं। देखिए बिरसा जो कि झारखंड से संबंधित जो थे, बिरसा का जन्म 1830 में, ये छोटानागपुर के पास से जो रहते थे। बिरसा का जन्म 1830 में दशक के मध्य में हुआ था, 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे, अमूमन बात से हुए आदिवासी थे तो अमूमन गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरे चराते, बांसुरी बजाते, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा को पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में ही हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्हें कई बार समुदाय के सरदारों मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। दिकुओं मतलब बाहरी लोग, ठीक है, दिकुओं मतलब बाहरी लोग, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उसके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। उसके बाद वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई यानी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। देखिए बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने मिला। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस ला सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। उसके बाद देखिए अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों से संपर्क में आए उनमें वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव में साफ रखें और डायन व जादू टोनों से विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। ऐसा उनका सोच था, बिरसा मुंडा का सोच था। देखिए 1895 बिरसा ने अनुयायियों से आह्वान कर दिया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत की पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। वह अतीत के
ऐसे स्वर्ण युग यानी कि सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों को काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार के बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। जी देखिए, यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं के सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियाँ यहाँ परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति को आलोचना करते रहते थे। उसके बाद देखिए, जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला ले लिया था। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुना दी। देखिए, अब उसके बाद 2 साल सजा में रहे तो 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थक जुटने लगे। जुटाते हुए गांव-गांव घूमते रहे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वह आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में समाज की स्थापना के लिए रावणों जिसे दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्हें थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों की जमीनों को संपत्तियों को धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। याद रख लेना इस बात को, ये भी नोट करके कि बिरसा राज का प्रतीक क्या था? सफ़ेद झंडा। ठीक है। अब देखो, सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। उस समय हैजा एक बहुत खतरनाक बीमारी माना जाता था। उससे उनकी मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, उनकी औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों को जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्हें अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों, संघर्ष और प्रतीकों के जरिए काम का अंदाज दिया। ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री चैप्टर 4। ठीक है। तो इस तरह से इसी चैनल पे आपका सारा वीडियो आता रहेगा, चैप्टर 5, 6 और भी क्लास का जो भी एनसीईआरटी, सारे एनसीईआरटी 7 से लेकर 12 तक जो भी चैप्टर है, सारे चैप्टर का जो लेक्चर है उस पर आएगा। आप ध्यान से देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इसको शेयर बिल्कुल कीजिए। चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।